तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज़्म के बारे में। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो काउंटर करंट मैकेनिज़्म को समझने से पहले ये डायग्राम आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें जान लें। आई होप कि आप लोग को बहुत सारी बेसिक बातें पता होंगी, फिर भी मैं चाहूँगा कि ध्यान से आप बातों को सुने। ठीक है, देखिए बच्चे, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में किडनी का क्या रोल होता है। किडनी का रोल होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना ब्लड से, यूरिन प्रोड्यूस करना और ऑस्मो रेगुलेशन करना। ठीक, अगर वेस्ट प्रोडक्ट नहीं रिमूव किए जाएंगे तो बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी, बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ने लगेगी। ठीक है, चलिए, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो किडनी में, जैसे आपको पता है बेटा, कि किडनी में दो रीजन होते हैं। किडनी का जो आउटर रीजन होता है उसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और वहीं जो किडनी का जो इनर पार्ट होता है उसे हम रीनल मेड्यूला कहते हैं, जो कि पिरामिड के फॉर्म में स्कैटर्ड रहता है। क्लियर है? चलिए, जो डायग्राम आप लोग देखते हैं, जैसे कि ये वाला, ये डायग्राम एक्चुअल में ऐसा होता है। समझाने के लिए हम उस तरीके से बनाते हैं। तो आप थोड़ा देखें इस डायग्राम को। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये एक डक्ट मिलेगा जिससे आप फेमिलियर होंगे, जिसे हम कलेक्टिंग टिब्यूल कहते हैं। क्लियर है? आप सभी को पता है कि यहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन होने के बाद कलेक्टिंग टिब्यूल में ही यूरिन आगे की तरफ भेजा जाता है, फिर फाइनली वो पेल्विस को जाता है और पेल्विस फिर यूरेटर को लेके चला जाता है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा। अब आप जानते हैं कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है, और आपने ये भी पढ़ रखा है कि नेफ्रॉन दो टाइप्स के होते हैं। देखिए, यहां पर आपको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको यहां दिख रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि इस नेफ्रॉन में जो हेनलेज लूप है वो मेड्यूला में बहुत डीप सीटेड, बहुत अंदर तक नहीं है, जबकि यहां का जो हेनलेज लूप है वो मेड्यूला में काफी अंदर तक डीप सीटेड है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे, हेनलेज लूप के लेंथ के बेसिस पे, हम नेफ्रॉन को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इस तरीके के नेफ्रॉन जहां पर हेनलेज लूप बहुत ज़्यादा डीप नहीं है मेड्यूला में, उन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और वो दूसरा नेफ्रॉन जहां पर हेनलेज लूप काफ़ी अंदर तक मेड्यूला के मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। क्लियर हो गया? चलिए, अब थोड़ा सा आप देखें तो आपको पता है ये स्ट्रक्चर है बेटा बाउमन्स कैप्सूल। ये बाउमन्स कैप्सूल है, और उसके साथ लगा हुआ ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और फिर आगे यहाँ से शुरू होता है हमारा हेनलेज लूप। फिर ये बेटा अलग अलग कलर से इसलिए किया गया है ताकि आपको डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप और थिक सेगमेंट एंड थिन सेगमेंट ऑफ हेनलेज लूप में डिफ्रेंशिएट हो सके, और कलर करने का कोई और कारण नहीं है। ठीक है, अब देखें हेनलेज लूप जैसे जैसे ये, अब ये असेंडिंग लिम्ब हो गया। असेंडिंग लिम्ब से फिर यहां पे शुरू होता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। सिमिलर स्ट्रक्चर यहां पे भी होगा। ये बाउमन्स कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब है, ये हेनलेज लूप का असेंडिंग लिम्ब है, ये थिन सेगमेंट है, और ये असेंडिंग लिम्ब का थिक सेगमेंट है, ये पीसीटी है, और फिर फाइनली ये कलेक्टिंग टिब्यूल है जो कि पेल्विस में ओपन होने वाला है। क्लियर? चलिए, यहां तक होने के बाद, और ये है आपके एफरेंट आर्टेरियोल और ये है इफरेंट आर्टेरियोल। सिमिलरली यहाँ पे एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल। तो आपको पता है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं जिन्हें हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, वो इन रीनल टिब्यूल्स के इर्द गिर्द जो हैं वो ऐसे मौजूद होते हैं, पूरा नेटवर्क बनाए रहते हैं। और इन्हीं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का वो हिस्सा जो कि हेनलेज लूप के ऑलमोस्ट पैरेलल रन करता है, उसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। क्लियर? अभी इस फिगर में हमने वासा रेक्टा को डिपिक्ट नहीं किया है। क्लियर? चलिए, यहां तक आपको जो बातें समझ में आ गई, तो फिर हम अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। चलिए, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है ये बात समझिए आप ऐसे कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है वो, उसके अंदर एबिलिटी है कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने का, या मैमेलियन बॉडी भी कह लीजिए, तो उनके अंदर क्या एबिलिटी होती है? कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने का। ठीक है, चलिए, अब बात आती है कि ये जो कंसंट्रेटेड यूरिन जो है, पहली बात तो ये है कि क्यों बनाना है कंसंट्रेटेड, और दूसरा है कि ये कंसंट्रेटेड कैसे बनेगा।
तो इस कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाने में मदद कौन करते हैं? तो इसको बनाने में मदद करते हैं बेटा हेनलेज लूप, या जिसे आप लूप ऑफ हेनले कहते हैं, हेनलेज लूप और वासा रेक्टा। क्लियर हो गया? तो हेनलेज लूप में आपको पता है कि फिल्ट्रेट फ्लो करता है, वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, फिलहाल ये दोनों स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब आप देखें यहां पे, तो ये ग्लोमेरुलस है, यहां से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और आपको पता है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें जो ब्लड में हैं वो यहां से कहां मूव कर जाती हैं? बाउमन्स कैप्सूल में मूव कर जाती हैं, एक्सेप्ट फॉर द लार्जर प्रोटीन्स, तो वो ब्लड में ही रह जाते हैं। ठीक है, अब समझिए आप बेटा, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी होता है, जो ब्लड प्लाज्मा का ऑस्मोलैरिटी होता है, दैट इज इक्वल टू 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, इतना होता है। ऑस्मोलैरिटी क्या है ये जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इतनी हो गई। अब यहां पर जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो जो कंटेंट ब्लड में है ऑलमोस्ट वही कंटेंट कहां चले आते हैं? बाउमन्स कैप्सूल में, जिन्हें हम फिल्ट्रेट कहते हैं। अब सेम कॉम्पोजिशन ब्लड की तरह यहां पर भी है, तो जो ऑस्मोलैरिटी ब्लड की है वही सेम ऑस्मोलैरिटी जो है वो फिल्ट्रेट की भी होती है। अब ये बातें क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि काउंटर करेंट मैकेनिज्म का एक डेफिनेशन ये भी बनता है, अगर मैं आपको यहां पे डिफाइन करूं तो व्हाट इज काउंटर करेंट मैकेनिज्म? इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस, इट इज अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन फ्रॉम आइसोस्मोटिक फिल्ट्रेट। अब ये क्या नया चीज है? देखिए, सबसे मत घबराइए, इन वर्ड से चिंता मत करिए, ध्यान से सुनिए। हमें हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन बनाना है, किससे? आइसो ऑस्मोटिक फिल्ट्रेट से। आइसो का मतलब है सेम ऑस्मोलैरिटी। तो देखिए, जैसी ऑस्मोलैरिटी ब्लड की है, ऑलमोस्ट सिमिलर ऑस्मोलैरिटी यहां फिल्ट्रेट की भी है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे, यहां पर जो भी चीजें आती हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद, उन्हें हम कहते हैं कि वो कैसे हैं? वो आइसो ऑस्मोटिक फिल्ट्रेट है। ठीक है, अब ये कैसे हाइपर ऑस्मोटिक हो जाएंगे? देखिए, हाइपर ऑस्मोटिक का मतलब है कि वहां पर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो भी फिल्ट्रेट में सॉल्यूट बह रहा है वो फाइनली जब यूरिन बनेगा तो उसमें वो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होंगे। तो अब ये आइसो ऑस्मोटिक से ये हाइपर ऑस्मोटिक कैसे बन जाएगा, इसी को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म में समझते हैं। क्लियर? अब देखिए, आपको पता है कि ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में ये दो स्ट्रक्चर हैं, हेनलेज लूप और वासा रेक्टा, वो मदद करते हैं। ठीक है, कैसे मदद करते हैं? तो आप देखिए बेटा, यहां पे हमने ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप है, ये असेंडिंग लिम्ब है, और ये आपका वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। इसको थोड़ा दूर दूर बनाया गया, ऑल्दो ये बहुत क्लोज इनके बीच में जो प्रॉक्सिमिटी है वो होती है। ठीक है, लेकिन डायग्राम को समझाने के लिए हमने थोड़ा सा एक्सपेंड करके बनाया है। ठीक है, अब देखिए, काउंटर करंट का मतलब क्या होता है? काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट, और करंट का मतलब होता है फ्लो। तो यहां पर जो फिल्ट्रेट और ब्लड फ्लो कर रहे हैं, फिल्ट्रेट किस में फ्लो कर रहे हैं? आपके रीनल टिब्यूल में। ठीक है, और ब्लड किस में फ्लो कर रहा है? वो आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वासा रेक्टा में। क्लियर? तो ये जो फिल्ट्रेट और ब्लड का फ्लो है उनका डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसी पॉइंट को हम काउंटर करंट कहते हैं। ठीक है, इसके थ्रू जो आपका किडनी है उसमें एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, अगर कभी बात आपसे पूछा जाए कि बॉडी में क्या कोई ऐसा भी रीजन है जहां की ऑस्मोलैरिटी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी से डिफरेंट होती है, तो आप कहेंगे हाँ, वो किडनी में होती है। किडनी में भी कहां पर? किडनी में भी अगर आप कॉर्टिकल रीजन में देखेंगे तो कॉर्टिकल रीजन में जो ऑस्मोलैरिटी है वो सिमिलर होती है। क्यों? क्योंकि यहां से जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्लियर है? लेकिन जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ते जाता है, आप देखिए इसकी ऑस्मोलैरिटी 400, फिर 600, फिर 800, 1000 से लेकर 1200 तक जाती है। तो हम देख सकते हैं कि जो इनर मेडुला रीजन है किडनी में, वहां की ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन तक जा सकती है। ठीक है, तो ये पहले एक क्वेश्चन हो गया।
दूसरी बात कि यहाँ की ऑस्मोलैरिटी जो है वो ज़्यादा है, यहाँ की ऑस्मोलैरिटी कम है, तो ये एक कंसंट्रेशन डिफरेंस है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अगला सवाल है कि इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेंगे। NaCl और यूरिया जो है वो आपके ये मेडुलरी रीजन में इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म में कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, तो उसका आंसर हो गया हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। और नेफ्रॉन में मेडुलरी रीजन में किडनी में मेडुलरी रीजन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो NaCl और थोड़ा बहुत यूरिया होता है। तो ये दोनों लिखेंगे। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर आप एक और क्वेश्चन नोट करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए एक क्वेश्चन आगे देखेंगे हम, फिलहाल अब हम काउंटर करंट को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिल्ट्रेट के फ्लो का डायरेक्शन ऐसे है, जो इधर से होते हुए फिर ये असेंडिंग लिम्ब से होते हुए जाता है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो असेंडिंग लिम्ब है यहाँ पर थोड़ा सा थिन बनाया गया है और यहाँ पर थिक बनाया गया है, तो ये थिक सेगमेंट है और ये थिन सेगमेंट है। ठीक है, ऑल्दो थोड़ा सा इसका अच्छा खासा रोल है, लेकिन हम जनरली स्किप कर देते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा समझ लेंगे, है ना, थोड़ा सा मेहनत करेंगे और समझ लेंगे इसे कि थिक और थिन से क्या फ़ायदा होने वाला है। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो ये जो फिल्ट्रेट का डायरेक्शन है वो ऐसे है। अब आपको दिख रहा है कि डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट का डायरेक्शन तो इस तरफ है और असेंडिंग लिम्ब में इस तरफ है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक काउंटर करंट आपको यहाँ देखने को मिला। सिमिलरली यहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो ब्लड फ्लो होकर आ रहा है, तो उस ब्लड फ्लो का डायरेक्शन ऐसे है, नीचे की तरफ है। तो ये हो गया वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब और ये है वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब। तो आप देखेंगे तो इसमें डायरेक्शन का फ्लो का डायरेक्शन इधर है और इसमें फ्लो का डायरेक्शन इधर है। तो फिर से एक काउंटर करंट यहाँ पर है, तो दो काउंटर करंट हो गए। एक तीसरा काउंटर करंट है हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के बीच में, ये देखिए। क्लियर? समझ में आ रहा? अब हम देखेंगे कि ये जो ऑस्मोलैरिटी है ये बढ़ते कैसे जा रही है। तो आपको 2 पॉइंट याद होंगे, अगर नहीं याद है तो आप लिख लेंगे कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, किसका? लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप जो होता है, दैट इज वाटर परमिएबल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो आप नोट कर लें। वाटर परमिएबल होता है, ठीक है, और ये आयंस के लिए डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल होता है। वहीं पर जो आपका असेंडिंग लिम्ब है ऑफ हेनलेज लूप, वो आयंस के लिए परमिएबल होता है। आयंस के लिए परमिएबल कैसे होता है? क्योंकि यहां पर कुछ आयन चैनल्स होते हैं, है ना। यहां पर बेटा कुछ सोडियम और पोटेशियम के पंप होते हैं जो लगातार सोडियम और पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। क्लियर? तो ये आयंस के लिए परमिएबल है, लेकिन ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है। अब जो आ गई बात थिक और थिन वाली, समझने वाली, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बस आपको क्या बात रखना है कि यहां पर एक और चीज है जिसका नाम है यूरिया। तो हमारे बॉडी में थोड़ा बहुत जो यूरिया है वो देखेंगे, वो क्या है कि इस यूरिया के लिए ये जो थिक सेगमेंट है असेंडिंग लिम्ब का वो इम्परमिएबल होता है, लेकिन लेकिन इस यूरिया के लिए जो थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप वो परमिएबल होता है। ये वाला रीजन जो है, ये यूरिया के लिए परमिएबल है, तो यूरिया इसमें आसानी से डिफ्यूज कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये इम्परमिएबल है। समझ में आ रहा है? अब ये क्या इससे फायदा होगा हम आगे देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? चलिए अब समझिएगा बेटा, क्या होता है कि जो कॉर्टिकल रीजन है और जो मेडुलरी रीजन है, इनमें कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी जो है वो 300 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर से यहाँ तक पहुँचते 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक ये कंसंट्रेशन जो है वो होता है, ठीक है। अब इस डिफरेंस में की वजह से होता क्या है कि जैसे ये फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे आ रहा है, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए परमिएबल है, तो वाटर इधर से बाहर निकलने लगता है, ठीक है। अब देखिए आपको सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट पता होगा। अगर सॉल्वेंट निकल रहा है तो सिर्फ क्या बच रहा है? सॉल्यूट बच रहा है, और सॉल्यूट अगर बच रहा है तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वाटर इधर से रिमूव होता है वैसे वैसे ये जो फिल्ट्रेट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है। देखिए 400
मिली ऑस्मोल, 600, 800, 1100, 1200। तो जैसे जैसे यहाँ से वाटर रिमूव होते जाएगा यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ते जाएगा। इतना क्लियर है? फिर जैसे जैसे ये अब असेंडिंग लिम्ब में ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे असेंडिंग लिम्ब में ऊपर जा रहा है, ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर यहाँ से जो सोडियम पोटेशियम पंप मौजूद है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो असेंडिंग लिम्ब है वो आयंस के लिए परमिएबल है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का। तो यहाँ से सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वो बाहर जाते रहेंगे, लेकिन ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, तो वाटर और बाकी के जो फिल्ट्रेट है वो इसी में रहेंगे। तो धीरे धीरे इनका जो कंसंट्रेशन है वो वापस से कम होते चला जाएगा। मतलब अब ये जो है वो हाइपर ऑस्मोलैरिटी से ये हाइपो ऑस्मोलैरिटी की तरफ बढ़ने लगेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके बुक में यहाँ पर ये जो निकला रहता है ना कि वाटर रिमूव हो रहा है, तो कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर डायग्राम में तो यहाँ पर वाटर भी रिमूव हो रहा है, तो अगर वाटर रिमूव हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है? ठीक है, देखिए ये जो रीजन है ये DCT है, ना कि हेनलीज लूप का हिस्सा है, DCT है। और यहाँ से वाटर कब निकलता है? तो यहाँ पर जब एक हार्मोन जिसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे आप वेसोप्रेसिन कहते हैं, जिसे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज किया जाता है। समझ आ रहा है? तो जब इस हार्मोन का इफेक्ट पड़ता है तब यहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल आप काउंटर करंट थोड़ा देख लें। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी 300 थी, जैसे जैसे वाटर रिमूव हो रहा था, सॉल्वेंट रिमूव हो रहा था, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा और ये कंसंट्रेटेड होते चला गया। फिर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है यहाँ से सॉल्यूट, या हम कह सकें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो आयंस हैं, वो रिमूव हो रहे हैं, तो अंदर सिर्फ वाटर बच रहा है, तो इसका फिर से कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप बुक में देखेंगे तो यहाँ पर DCT वाले रीजन में आपको जो ऑस्मोलैरिटी लिखी हुई मिलेगी वो 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिखा मिलेगा। तो अगर पूछा जाए कि क्या रीनल ट्यूब्यूल के किसी पोर्शन में जो बॉडी फ्लूइड है, जो अदर टिश्यू फ्लूइड है, जो ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी है, क्या उससे कम ऑस्मोलैरिटी हमको कहीं देखने को मिलती है? तो हम कह सकते हैं हाँ, DCT वाले रीजन में देखने को मिल सकती है। क्लियर है? फिर फाइनली ये फिल्ट्रेट जो है ये आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो डाइल्यूटेड फिल्ट्रेट जा रहा है, ये तो डाइल्यूटेड यूरिन है एक तरीके से, जबकि हमने पढ़ा है कि मैमल कंसंट्रेटेड यूरिन, मैमल जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखेंगे, उसको भी समझेंगे। फिलहाल अब इसका फ्लो, हेनलेज लूप में फ्लो समझ में आया। सिमिलरली यहाँ से जो ब्लड फ्लो होके आ रहा है, यहाँ से जो ब्लड फ्लो होके आ रहा है किसमें? ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, किसका? वासा रेक्टा का, वासा रेक्टा का। अब इसमें क्या होता है कि जो भी NaCl यहाँ इंटरस्टिशियम में, ये जो रीजन है इंटरस्टिशियम जो रिलीज किया गया है, ठीक है, वो सब NaCl कहाँ डिफ्यूज करने लगता है? वो इस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में डिफ्यूज करने लगता है। अब जैसे जैसे इसमें NaCl का लेवल बढ़ेगा तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो अब वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज होने लगेगी 300, 400, 600, 800 एंड अप टू 1200। ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए, और फिर यहाँ से जब चीज़ें जाएंगी तो अब देखेंगे। अब वापस आ जाते हैं थोड़ा यहाँ पर, जो हमारा फिल्ट्रेट था जो अभी 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन वाला है, ये जब आगे बढ़ता है तो अब देखिए ये तो डाइल्यूटेड है सर, फिर कंसंट्रेटेड कैसा था उसका आंसर दे रहा है। तो जैसे ये कलेक्टिंग टिब्यूल में बढ़ता है, कलेक्टिंग टिब्यूल में आगे बढ़ता है, ADH है, ADH बेटा एंटी डायरेटिक हार्मोन जो हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि इस कलेक्टिंग टिब्यूल पे काम करता है। ठीक है, और कलेक्टिंग टिब्यूल से क्या करता है कि वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो एक चैनल यहाँ पे बनवा देता है जिससे वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होने लगते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर जो है वो निकलने लगता है। कहाँ से? कलेक्टिंग टिब्यूल वाले रीजन से। ठीक है, अब ये जो वाटर यहाँ से निकल रहा है, तो वाटर जब निकल गया तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो फिर जो यहाँ से यूरिन बचा, जो यूरिन यहाँ से आ रहा था उसमें से वाटर जब निकलते जा रहा है तो वो कैसा होने लगेगा? सॉल्वेंट जब उसमें से निकल जाएगा तो वो कंसंट्रेटेड होने लगेगा। ठीक है, इसलिए NCERT में एक लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म वाले टॉपिक में, लास्ट लाइन में क्या लिखी हुई मिलेगी कि ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस्ड यूरिन नियरली 4 times कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। ठीक है, तो ह्यूमन किडनी जो है वो 4 गुना ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन, जो यहाँ पर इनिशियली जो फिल्ट्रेट आ रहा है 300 और जो निकल रहा है वो लगभग 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑफ वाटर, इतना निकलता है यूरिन। आप देखिए 300 से ये 1200, तो ये इसके 4 गुना है। ठीक है, तो 4 गुना यूरिन जो है, कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो मैमल की किडनी जो प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, कर सकती है, बार बार ऐसा ही करेगी ये जरूरी नहीं है बेटा, ये भी समझेंगे अभी हम। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना फ्लूइड की मात्रा है।
फ्लूइड की मात्रा बॉडी में ज़्यादा है कि फ्लूइड की मात्रा बॉडी में कम है, उसके अनुसार ये डिपेंड करता है। ठीक है, कि हमें यूरिन को डाइल्यूटेड ही भेज देना है या उसको कंसनट्रेटेड करके भेजना है, उसको थोड़ी देर में समझेंगे। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से जब वाटर निकलने लगा तो ये यूरिन कैसा होने लगा, ये कंसनट्रेटेड यूरिन यहाँ से जा रहा है, समझ में आ रहा, कंसनट्रेटेड यूरिन जा रहा। अब ये जो वाटर यहाँ से रिमूव हुआ, ये वाटर जो है ये आपका जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा जो है उसमें जाके ये एंटर कर जाता है, डिफ्यूज कर जाता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये डिसेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा था, यहाँ पे NaCl एंटर किए जा रहे थे, यहाँ से जो NaCl निकले वो NaCl एंटर किए जा रहे थे, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। अभी जैसे जैसे यहाँ पे ब्लड ऊपर की तरफ, वासा रेक्टा में ब्लड ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, वैसे वैसे ये जितने भी वाटर कलेक्टिंग टिब्यूल, ठीक है, ये डिसेंडिंग लिम्ब और यहाँ पे DCT वाले रीजन से जितने भी वाटर रिमूव किए गए हैं वो सारे वाटर आकर कहाँ एंटर कर जाएंगे, इस असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में। ठीक है, अब जब इसमें वाटर एंटर करने लगेगा, अब जब इसमें वाटर एंटर करने लगेंगे तो फिर से यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। ठीक है, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कम होने लगेगी, अभी डाइल्यूट होने लगा क्योंकि वाटर एंटर कर रहा है, डाइल्यूट होने लगेगा। तो फिर ये 1200 से 1000, 800, 600, 400 और 300, फिर वापस ये अपने इनिशियल जो इसका ऑस्मोलैरिटी थी उस पर ये फिर पहुँच जाएगा। इस तरीके से और बॉडी में जो ऑस्मोलैरिटी है, जो फ्लूइड का बैलेंस है, जो आयन का बैलेंस है, उसको मेंटेन किया जाता है। और इसी पूरे मैकेनिज्म को हम कहते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म, क्योंकि ये प्रोसेस पूरा हो क्यों पा रहा है, ये जो ऑपोजिट फ्लो हो रहा है ना, फिल्ट्रेट और ब्लड का हेनलेज लूप और वासा रेक्टा में, उसके कारण ये मेंटेन हो पा रहा है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब देखिए, जब यूरिन, अगली चीज़ देख लीजिए, जब यूरिन इधर से फ्लो कर रहा है, वाटर तो रिमूव हो रहा है, थोड़ा बहुत मात्रा में यूरिया भी, वो भी यहाँ से रिमूव किया जाता है। सर यूरिया तो एक्सक्रीट करना था, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत जरूरी है कि वो इंटरस्टिशियम में यूरिया रहे। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होता है ये NaCl के साथ, अभी बताया। तो यहाँ से थोड़ा बहुत मात्रा में यूरिया जो है उसको रिमूव किया जाता है, कहाँ से, कलेक्टिंग टिब्यूल से। और अभी आपको बताया है कि जो असेंडिंग लिम्ब, जो थिन सेगमेंट है, ये थिन सेगमेंट, थिक वाला नहीं, थिन सेगमेंट जो है हेनलेज लूप का, वो इस यूरिया के लिए परमिएबल होता है। तो यहाँ से जो यूरिया निकला, वो यूरिया वापस से थोड़ा बहुत मात्रा में वो इसमें एंटर कर दिया जाता है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो NaCl और यूरिया है वो एक साइक्लिक प्रोसेस में आप एंटर हो चुके हैं और वो इसी रीजन में जो है वो मेंटेन रह रहे हैं। ठीक है, उनका अमाउंट इसी में जो है वो मेंटेन करके रखा जा रहा है, ये इसी में ट्रैप हो चुके हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए अब इससे एक दो क्वेश्चंस और हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि क्या पूछा जाता है कि भाई जो इनिशियल फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, तो वो हम पढ़ चुके हैं, वो ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी के बराबर होती है, दैट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्या रीनल टिब्यूल में किसी भी रीजन पे ऑस्मोलैरिटी ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी से कम हो सकती है? हाँ, हो सकती है। DCT वाले रीजन में आप देखें 200 तक जाती है। ठीक है, अगला है कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने में कौन मदद करता है? हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के बीच की जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है और इनमें जो कंटेंट का जो फ्लो का डायरेक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन है, वो मेंटेन करता है। ठीक है, बाकी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है 300 से लेकर 1200 तक, ठीक है, वो किडनी में किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो वो NaCl और यूरिया के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, कौन सा सेगमेंट हेनलेज लूप का यूरिया के लिए परमिएबल है ना? थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब जो है परमिएबल है। कौन सा सेगमेंट वाटर के लिए परमिएबल है हेनलेज लूप का? तो वो डिसेंडिंग है। कौन सा आयन के लिए है? तो वो असेंडिंग है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये सारी बातें? चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या हो जब बॉडी में फ्लूइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा होगी, और क्या हो जब बॉडी में फ्लूइड की जो मात्रा है वो कम होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर पानी पी लिया है ना, शरीर में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तब और अगर बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो गया है, या आपने जो है वो पानी बहुत कम पिया, बहुत कम पानी का इंटेक कर रहे हैं, या वॉमिटिंग हो गई या डायरिया हो गई जिससे पानी का लॉस हो गया है। ठीक है, तो अभी अगर इस पहले वाले केस को देखें, जब बॉडी में फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जब बॉडी में फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है बेटा, तो क्या होता है कि शरीर में होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इस इंक्रीज को डिटेक्ट कर लेते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, बॉडी से ADH के सिक्रीशन को रोक देते हैं, कम करा देते हैं। समझ आया? जब बॉडी में फ्लूइड की मात्रा, फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हुआ, ऑस्मो रिसेप्टर्स ने उसे डिटेक्ट किया और उन्होंने क्या किया, ADH को कम करा दिया शरीर में। ठीक है, लेकिन जो
एल्डोस्टेरॉन है, एल्डोस्टेरॉन है, ठीक है, जो कि बेटा आपका एड्रिनल ग्लैंड से बनता है, वो अभी भी बनेगा, ठीक है, अभी भी बनेगा। इसका नाम क्या बेटा, वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये डायूरेसिस, डायूरेसिस मतलब लॉस ऑफ वाटर को रोकता है, उसके एंटी काम करता है। अब अगर ये, ठीक है बेटा, देखिए एडीएच कंट्रोल करता है डीसीटी, ये देखिए ये जो डीसीटी है और जो कलेक्टिंग टिब्यूल है, इनकी परमियाबिलिटी को, इनकी परमियाबिलिटी को कौन कंट्रोल करता है, एडीएच करता है। कैसे करता है कि अगर अगर शरीर में एडीएच की मात्रा कम हो गई, ठीक है, तो फिर ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग टिब्यूल जो है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाएंगे, इम्परमिएबल। उससे क्या होगा सर, उससे होगा ये कि अगर एडीएच ही नहीं है, अगर एडीएच ही नहीं है तो ये वाला रीजन डीसीटी और कलेक्टिंग टिब्यूल वाटर के लिए इम्परमिएबल हो गया। मतलब अब वाटर जो है वो यहाँ से बाहर, ये जो वाटर पहले बाहर निकल रहे थे अब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। समझ में आया? अब अगर वाटर बाहर नहीं निकल पाएंगे तो यहाँ से जो यूरिन जा रहा है वो कैसा होगा, डाइल्यूटेड होगा। तो शरीर से वाटर का लॉस हो रहा है। तो हमको जो एक्सेस वाटर था, क्योंकि शरीर में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है, एक्सेस वाटर है शरीर में, तो इस एक्सेस वाटर को हमें रिमूव करना था, ठीक है, उसके लिए ये काम किया गया है। समझ में आया? लेकिन एल्डोस्टेरॉन है बेटा, एल्डोस्टेरॉन है, तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, वो अभी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएगा सोडियम और पोटेशियम का। तो सोडियम और पोटेशियम तो अभी भी निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है एल्डोस्टेरॉन के इफेक्ट के कारण। समझ में आ रहा? तो इसमें से क्या हो रहा है, देखो आप देखो, इलेक्ट्रोलाइट आयंस निकल रहे हैं, वाटर नहीं निकल रहा है, तो ये कैसा होगा, डाइल्यूटेड ही होगा। तो एक्सेस वाटर जो शरीर में है उसे निकाल दिया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेटेड यूरिन ही रिमूव कराया जाएगा। इसीलिए देखिएगा एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस, कैन लिखा है, ये नहीं लिखा है ह्यूमन किडनी ऑलवेज प्रोड्यूस। कर सकता है भाई, जरूरत के हिसाब से करेगा ना, बॉडी में फ्लूइड के अमाउंट कितना है उसके अनुसार वो या तो डाइल्यूटेड निकालेगा या कंसंट्रेटेड निकालेगा। तो डाइल्यूटेड कब निकालेगा, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। तो अब देख लो कंसंट्रेटेड कब निकालेगा, बेटा जब शरीर में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाए। कैसे हो सकती है, इनटेक ऑफ वाटर कम है, बहुत कम इनटेक है, लेस इनटेक ऑफ वाटर इस केस में, या क्या वॉमिटिंग वगैरह हो गया है, या क्या डायरिया वगैरह हो गया है। समझ में आ रहा है? अब इस केस में क्या होगा, फिर ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो इस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे और अब वो क्या कराएंगे, वो एडीएच का रिलीज कराएंगे एंटीरियर पेरिफेरल। अब जब एडीएच वापस आ जाएगा, तो एडीएच क्या करेगा, एडीएच किस पे काम करता है बेटा, एडीएच काम करता है डीसीटी और कलेक्टिंग टिब्यूल पे। तो एडीएच क्या करेगा, वो यहाँ से वाटर को रीएब्जॉर्ब कराएगा, वहाँ वो क्या करेगा, एक चैनल बनवाएगा जिससे वाटर जो है वो निकलेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी पानी की कमी है। अगर जो बचा खुचा पानी है अगर उसको रीएब्जॉर्ब नहीं किया गया तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, शरीर में दिक्कत आ सकती है। समझ में आ रहा है? तो ऑलरेडी शरीर में पानी की कमी है, तो जो बचा खुचा पानी है उसको बॉडी चाह रहा है कि रीएब्जॉर्ब करा लिया जाए। इसके लिए यहाँ पर एडीएच को लगाया गया है ना, ड्यूटी पे लगाया गया है कि जाओ डीसीटी और कलेक्टिंग टिब्यूल से वाटर रिमूव करो। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एडीएच ज़्यादा मात्रा में बनने लगा। एडीएच ज़्यादा मात्रा में बनने लगा। इससे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है रीअब्जॉर्ब किए जा रहे हैं डीसीटी और कलेक्टिंग टिब्यूल से। तो अब क्या होगा, अब जो यूरिन निकलेगा, अब जो यहाँ से यूरिन पास होगा डीसीटी और कलेक्टिंग टिब्यूल से वाटर, अब जो यूरिन निकलेगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। और ये कितना कंसंट्रेटेड हो सकता है, इसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन तक हो सकती है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड यूरिन कब निकालेगा, समझ में आया? ये कंसंट्रेटेड निकाल सकता है, कैन प्रोड्यूस। समझ में आ रहा है? ये था 300 और ये 1200 तक यूरिन में ऑस्मोलैरिटी हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि इनिशियल फिल्ट्रेट के मुकाबले 1200 4 गुना ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म का डेफिनेशन एक लिखवाया था, द काउंटर करंट मैकेनिज्म इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन, देख रहे हो, हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन फ्रॉम आइसोऑस्मोटिक फिल्ट्रेट। ये जो फिल्ट्रेट यहाँ से आ रहा है ये आइसोऑस्मोटिक है, मतलब ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी के बराबर है। तो इस आइसोऑस्मोटिक से हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन बनाने की प्रक्रिया क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने कराने की कोशिश की है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए।
ठीक है, चलिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको और भी अच्छी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो डायग्राम के माध्यम से मैं सिखा सकूं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग डायग्राम वाला।